सभी को देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी के लिए मैथ्स का स्पेशल वीडियो है। यानी मैथ्स के जो भी क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस शिफ्टों में एमपी पटवारी में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का निचोड़ हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और इससे जिनका आने वाले समय पे एग्ज़ाम है अप्रैल माह में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है और पेशेंस के साथ सॉल्यूशन को भी समझना है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि x का 16% बराबर y का 24% है, तब x का 24% कितना होगा। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। अब इसको सरल तरीके से करेंगे। देखो, का मतलब होता है गुणा। मैं जो भी कह रहा है लिखना शुरू कर देता हूँ। x का 16% का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x गुणे 16/100, x का 16%, और ये बराबर किसके है, y के 24% के। तो y गुणे 24/100 के क्या है, ये परसेंट के लिए हटता है तो बटे 100 होता है, 24/100। अब कह रहा है कि x का 24% कितना होगा बताना है। तो हम 100 से 100 को काट सकते हैं, दोनों तरफ का बराबर के पक्ष में उधर जाएगा। तो बचा क्या, बचा 16x बराबर क्या बचा, 24/y का गुणा यानी 24/y बचा। उसके बाद देखते हैं तो x बराबर क्या आएगा। तो x बराबर अपन देखें तो इसको 16 को इधर ले जाएंगे तो 24/16 उधर था तो इधर आया तो बटे में हो जाएगा इंटू बाई। अब काटो तो ये कटेगा 4 छंग 24 और ये 4 चौको 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। यानी कि x बराबर क्या आया, 3/2y आएगा। कटे पीटे क्या आएगा, 3/2y। तो x बराबर आ गया 3/2y। अब बताना क्या था, एक सेकेंड रुकिएगा। एक सेकेंड। तो अब बताना क्या था, अब बताना था कि x का 24% कितना होगा। तो x का 24% बताना था। x बराबर हमने 3/2y निकाल दिया है। अब 24% के लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, y की जगह आपको 3/2y पुट कर देना है। तो कैसे करोगे, तो देखो इधर समझते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो x बराबर जो है उसका 24% अगर निकालना है तो x का 24% ये हो जाएगा बराबर 3/2 बाई का 24%। बाई जो है उसका 24% का 3/2 बाई, वही तो हो जाएगा x का 24%। जब ये करोगे तो 3/2 से कटेगा, 2 12 24, यानी 12 तिहाई 36। यानी आपका x का 24% जो है ना, बाई का 36% के बराबर आ जाएगा। क्योंकि 3/2 की वैल्यू पुट कर दोगे बाई के साथ तो आपका 24 जो कट के आ जाएगा बाई का 36%। जगह की कमी के कारण हम यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक 143 से विभाजित होने पर 28 शेषफल देता है, तब उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। बड़ा ही सिंपल अप्रोच से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखो, सबसे पहले 143 एक संख्या है, लेट सपोज, उससे अगर विभाजित करते हैं किसी संख्या से तो क्या होता है, 28 शेषफल देता है। इसके लिए हमने एक स्पेशल फॉर्मेट तैयार किया है जिसको आपको उसी फॉर्मेट से करना है। ठीक है, इस तरह से देखो, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अपन ने क्या किया कि किसी भी संख्या को है 143 से अगर भाग दिया, किससे, 143 से, तो शेषफल क्या मिला आपको, 28 मिला। एक ही बार कह रहा, तो यहाँ पे आपकी बीच संख्या आ जाएगी। संख्या क्या होगी, 143 से अपन ने भाग दिया तो शेषफल क्या मिला, 28 मिला। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब आपके पास भाजक ना हो ना, तो भाजक आपको या तो 0 मानना है या तो 1, कुछ भी मान सकते हो, या तो 0 1 या तो 1। जैसे मान लिए, उसके बाद लेट सपोज मैंने 0 ही ले लिया, तो फिर इसमें जो आपका, जिससे अपन ने क्या किया था, जिसको भाग दिया था उससे गुणा करोगे, और गुणा करने के बाद उसमें शेष को जोड़ोगे तो भाज्य मिलेगा। यही तो होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही होता है ना। तो इसमें इसको गुणा करोगे तो 143 में जब 0 को गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 को किसी संख्या में, और प्लस 28 शेष जोड़ दोगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 28 आएगा। यानी हम मान लेते हैं कि वो संख्या 28 ही रही होगी। क्या रही होगी, या तो आप 1 या 0 कुछ भी ले सकते हो, 1 भी लोगे तब भी फाइनल आंसर वही आएगा।
तो हमको अपनी मूल संख्या लेट सपोज 28 मिल गई। जैसे ही 28 मिली तो उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर कह रहा है, तो 28 को जब 13 से विभाजित करोगे, 13 कम 13, 13 9 26, 26 तक जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 2 शेष बच जाएगा इससे, तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करके एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। अगर मैं 1 लेता ना तो 1 से भी यही आंसर आता, मैं समझ लेते हैं अपन। देखो अगर 1 लेता तो कैसे वही आंसर आता, देखो अगर मैं 1 लेके 143 में गुणा करता तो 143 गुणे 1 करो 143 होगा, उसमें 28 अगर ये वाला जोड़ देता शेषफल ना, तो क्या हो जाता आपका, ये हो जाता आपका 171। 143 और 28 कितना होता है, 171। तो मान लो संख्या 171 है, इसको भी अगर 13 से डिवाइड करोगे 2 ही आएगा। देखो 13 एक कम 13 बच गया, यहाँ से 4 17 में से 41 बनाया, 13 तिया 39, यानी 2 आपका शेषफल बचा। तो ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लिखने में ऊपर नीचे हो गया है, मैं क्वेश्चन आपको ढंग से ये लिख देता हूँ। देखो लिखा क्या है, लिखा था कि 3x क्यूब है और प्लस kx² प्लस 5x माइनस 30, इसको क्या करते हैं x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल 16 प्राप्त होता है, तो k का मान बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो भी आपको एक x माइनस 2 जिससे विभाजित करते हैं, वो वैल्यू जो दी हुई है ना, उस वैल्यू को आपको 0 के बराबर रखना है। किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। क्यों रखना है, क्योंकि ये एक शून्यक है इसका, ठीक है, ये जो समीकरण है। तो x माइनस 2 बराबर जैसे ही 0 रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर जैसे ही 2 आया ना, तो इस पूरे समीकरण पे x की वैल्यू पुट कर देना है। तो x की वैल्यू जैसे ही 2 पुट करोगे और साथ में इसको शेषफल जो बच रहा है इसको बराबर 16 भी रख लोगे शेषफल। अब इसको 0 तब रखते जब कोई शेषफल ना बचता, अगर शेषफल बच रहा है तो बराबर 16 रख लोगे, समझ रहे हो। अगर शेषफल न बचता तब के की वैल्यू निकालना होता, पूर्णतः विभाजित करता तो 0 रखते 16 की जगह, ठीक। तो जैसे ही समीकरण को बराबर 16 करके x बराबर 2 की इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे करूँगा तो 3x क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा करके। तो देखो इसको लिखूंगा तो 3x क्यूब है, तो x क्यूब यानी 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, तो 3 गुणे 8 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। वैल्यू खुद से पुट करना है। फिर kx², x की यहाँ 2 रखोगे, 2 दूनी 4 यानी 4k हो जाएगा, और साथ में 5x है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 रखोगे तो ये प्लस 10 हो जाएगा, और माइनस का 30 है, और ये बराबर किसके, 16 के। अब यहाँ से काट पीट के आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो 24 है, 10 34 है, 34 में अगर 30 चले गए तो 4 बचा, 4 को उधर ले जाओ तो 16 में 4 चला गया तो 12 आएगा, तो यानी 4 के बराबर क्या हो जाएगा, 12। अब सॉल्व तो आपको करना है, तो के बराबर 3 आ जाएगा, 12/3, तो के बराबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ लेकिन सॉल्व आपको खुद से भी करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है, ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है मैथ्स की वजह से, माफ़ी चाहता हूँ। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, देखो ये वैल्यू लिखी हुई थी कि 3 की पावर x प्लस वाई, ठीक है, बराबर कितना है, 81 है, ठीक। और साथ में 81 की पावर, ये वाला जो लिखा था कि 81 की पावर x माइनस वाई, ठीक है, ये कितना था, ये था बराबर 3। तो x की वैल्यू निकालना था, ये x किसके बराबर होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं इसको देखूँ तो 3 की पावर x प्लस वाई है, तो मैं इसको भी इसी फॉर्मेट में 3 की पावर फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो देखो 3 की पावर x प्लस वाई जो है ना, इसको रहन दो और 81 को बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 बराबर 81 होता है। इसी तरह से मैं इसको बना लेता हूँ इधर वाले पक्ष को। तो ये क्या लिखा हुआ है, 81 की पावर x माइनस वाई, इसको रहन देता हूँ 81 की पावर x माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, 3 लिखा है, तो 3 को मैं 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। अब 81 को 3 की तरह बना लेता हूँ, तो देखो 3 की तरह बनाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4, अब 4 हो जाएगा, और x माइनस वाई है ही यहाँ पे, और बराबर कितना है, 3 की पावर 1 है, ठीक। यानी ये 4x माइनस 4y हो जाएगा 3 की पावर। तो अब देखो इधर से x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 3 3 रहन दो, आधार समान है तो तुलना हो जाएगी घातों की। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा इधर से, ठीक है। और इधर से 4x माइनस 4y हो जाएगा, 4 का गुणा होगा अंदर, तो
4x माइनस 4y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 1 हो रहा तो 4x माइनस 4y बराबर 1 हो जाएगा। अब दो समीकरण बन गए आपके पास, एक समीकरण ये मिला, एक समीकरण ये मिला। अब मैं मिटा रहा हूँ जगह कमी की वजह से, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा के लिखूँगा चीज़ों को, ठीक है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे दोनों आप समीकरण याद रखिएगा। ये समीकरण आए कैसे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। इसको याद रखना, आगे बढ़ते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 4 है, याद रखना, इसको मिटा रहा हूँ। y बराबर 4 है और 4x माइनस 4y बराबर 1 है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो क्या था अपना, x प्लस वाई बराबर क्या था, 4 था, और 4x माइनस 4y बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब इन दोनों से आप क्या करके सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं ऊपर वाले को चाहूँ तो जो 4x प्लस 4y है, इसमें अगर 4 का गुणा कर दूँ दोनों पक्षों में, तो ये बन जाएगा आपका 16, और ये बन जाएगा 4x प्लस 4y बन जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले में अगर 4 का दोनों तरफ गुणा कर दिया समीकरण एक में। अब सॉल्व कर दो, सॉल्व जब करोगे तो ये माइनस 4y और प्लस 4y कट जाएगा, और 4 4 ये हो जाएगा 8x, और 8x बराबर क्या आएगा, 16x 17 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा, क्योंकि 8 इधर आएगा। तो x बराबर 17/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या बोल रहा है, सरल क्वेश्चन है। 126 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। जब कभी भी एक खंभे को पार करें तो उसकी खंभे की दूरी को अपन क्या मान लेते हैं, लंबाई को निगेटिव मान लेते हैं, यानी उसको गिनते ही नहीं। इस हिस्से में ट्रेन जो है ना, खंभे नहीं खुद की लंबाई को पार कर रही, ऐसा मान के चलेगी। तो ट्रेन की चाल क्या दी हुई है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। 126 किलोमीटर पर आवर है, तो 126 किलोमीटर पर आवर को हम किस में बदल देंगे, क्योंकि अपने पास सेकंड में दी हुई है आपकी समय, तो इसलिए अपन इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। यानी 18 क्या कर देंगे, 5/18 गुणा करेंगे अगर मीटर पर सेकंड बदलना है तो 18 यानी 7/35, यानी कि ये क्या आ गई आपकी 35 मीटर पर सेकंड। अगर मैंने मीटर पर सेकंड में इसको चाल को बदल दिया है, 35 मीटर पर सेकंड आ गया। अब कह रहा है कि 6 सेकंड में पार करती है, तो आपको पता है निकालना क्या है, ट्रेन की लंबाई यानी दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। चाल कितना है, 35 है, ठीक है। समय कितना है, 6 सेकंड है, तो 35 गुणे 6 कर दोगे तो 210 मीटर क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 210 मीटर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि a बराबर 0.5 है और b बराबर 0.4 है, ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए बी स्क्वायर, एक सेकेंड, ए बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। सॉरी, ये गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो a बराबर 0.5, बी बराबर 0.4 है, तो निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये निकालना है। अब आपको एक चीज़ पता है कि ए क्यूब, पहले तो अपन ए बी की वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले तो अपन ये देखेंगे कि इसको काट पीट कैसे सकते हैं। आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर सबको पता है, ये फार्मूला होता है आपका ए माइनस बी, ठीक है। फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आपका जो निकालना है वैल्यू, उसमें भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही तो लिखा है। तो अगर मैं ऊपर जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है इसको तोड़ दूँ इस फॉर्मेट में, और नीचे ये वाला क्या लिख दूँ, इसको तोड़ दिया इस फॉर्मेट में, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो लिखा है वही लिख दिया मैंने, ठीक है। ठीक, तो आप देखोगे कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा दोनों, तो बचा क्या, ए माइनस बी बस बचा। तो ए माइनस बी की ही तो वैल्यू निकालना है, और ए और बी की वैल्यू दिया हुआ है। तो ए क्या है 0.5 है, और बी क्या है 0.4 है। माइनस कर देता हूँ क्योंकि ए माइनस बी ही तो बच गया, तो ये आ जाएगा 0.1, और 0.1 ही आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि आपको सूत्र लगा के इसको सॉल्व कर लेना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 25% लाभ अर्जित करता है यदि वह एक वस्तु को 2500 में अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, छोटा छोटा करके अपन कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं। देखो, दुकानदार जो है 25% लाभ पाता है और लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। ये गांठ फाड़ लेना ये बात, ठीक है। यदि वह एक वस्तु 2500 में अंकित मूल्य पर 2500 रुपये के अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है तो हम शुरू अंकित मूल्य से ही करेंगे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है लेकिन लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है। निकालना क्या है, लाभ ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, देखो अंकित मूल्य कितना है, 2500 रुपये है और 10% छूट दे रहा है तो यहाँ से अपन विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। तो अगर अंकित मूल्य से 10% छूट दे देंगे तो विक्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस एसपी यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पहले निकालते हैं। तो अंकित मूल्य का 10% कितना हो जाएगा, तो देखो 2500 का 10% होगा आपका 250, यानी 2500 में 250 घटा दो। जैसे ही 2500 में 250 घटाओगे तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। 250 घटाओगे तो क्या बचेगा, 2250 बचेगा। क्या बचेगा, 2250। और 2250 आपको अब सेलिंग प्राइस मिल गई, ठीक है। अब कह रहा है कि दुकानदार 25% लाभ अर्जित करता है। अब लाभ किस पे अर्जित करेगा, क्रय मूल्य पर करेगा, लेकिन सेलिंग प्राइस लाभ के बाद की बात है। तो ये सेलिंग प्राइस जो है अपने आप में कितनी की होगी। अगर मान लो क्रय मूल्य आपके पास क्या था क्रय मूल्य आपके पास, क्रय मूल्य लेट सपोज कितना था, देखो क्रय मूल्य आपके पास है 100%। तो लाभ जो होगा, अगर 25% लाभ हो गया तो लाभ भी जुड़ेगा सेलिंग प्राइस में तो 125% हो जाएगा। वही 125% की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखी हुई है कितना, 125% की वैल्यू क्या लिखी हुई है आपके पास, लिखी हुई है 2250। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 100% निकालूँ और वो 100% क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना। तो 100% निकाल लेता हूँ तो क्या करूँगा, 2250 बटे 125 और गुणे 100 कर दूंगा 100% के लिए। 1% निकाल के गुणे 100, ठीक है। तो काट दो, 25 पंचे 125, 25 से कटेगा क्या, हाँ 25 अट्ठे 200, 25 नम्मा 225 और जीरो। फिर ये काट दोगे तो 5 एक कम 5 और 18 पंचे 90, यानी कि 18 गुणे 100 बराबर, यानी सीपी क्या मिल गया, 1800 मिल गया। कॉन्सेप्ट को फिर से समझ लेना, ठीक है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट है। सीपी बराबर 1800 मिल गया। अब करना क्या है, बताना क्या है, लाभ बताना है। देखो भाई, लाभ कितना हो रहा था, 25% हो रहा, तो 1800 का 25% निकाल लो, सीपी का ही तो लाभ हानि होता है और वही आपका लाभ आ जाएगा। तो 1800 का 25% के लिए 25 बटे 100 कर दो, जीरो जीरो कटा तो 25 बटे 18, वही आपका आंसर आएगा। सॉरी 25 गुणे 18 जो बच गया, तो 25 गुणे 18 या 18 गुणे 25 यही आपका लाभ हो जाएगा। और ये करोगे तो लाभ कितना आएगा, तो 18 गुणे 25 करोगे तो 25 दाम होता है 250 और 25 अट्ठे 200, यानी कि 350 आपका, सॉरी हाँ 25 अट्ठे 200, यानी कि 2 2 400, 450 आपका लाभ हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ट्रिकी है, इसलिए आप इसको ध्यान से एक बार और समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था कि यदि सेक स्क्वायर 2 थीटा नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ है, तो ये सेक थीटा बट 10 2 थीटा बराबर कितना है, 5/3 है, ठीक है। थोड़ा सा एक गलत लिखा हुआ है, रुको मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर कितना था, 5/3 था, दिया था क्वेश्चन में। तो आपको बताना क्या था, आपको बताना था 10 2 थीटा का मान, क्या बताना था, 10 2 थीटा का मान ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम समझेंगे तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिख देता हूँ, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये याद रखना। तो मैंने जो ये इक्वेशन है 5/3 की, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। लिख देता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे लिखूँगा तो इस सेक स्क्वायर थीटा के लिए 1 प्लस क्या लिख दिया मैंने, 10 स्क्वायर थीटा, और साथ में अगला भी 10 स्क्वायर थीटा है तो प्लस क्या लिख दिया, 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या कर देता हूँ, बराबर 5/3 है, लिख देता हूँ। अब यहीं से 10 2 थीटा का मान निकल आएगा, कैसे निकलेगा, देखो आपको पता है 2 बार 10 स्क्वायर थीटा है तो 1 तो रहने दो, और ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। अब निकालना क्या है, 10 2 थीटा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे,
एक को उधर ले जाओगे तो पक्षांतर हो जाएगा, एक यहाँ प्लस में था तो इसको ले जाओगे तो 5/3 -1 हो जाएगा एक, तो 2tan² थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/3। जब 5/3 -1 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब मिटा रहा हूँ इसके आगे, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 2tan² थीटा बराबर मैंने क्या निकाल लिया, 2/3, यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। 2tan² थीटा बराबर -2/3, ठीक है। आगे लिखता हूँ, क्या लिखा अपन ने कि 2tan² थीटा बराबर क्या निकाला, माइनस नहीं 2/3 निकाला, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 है तो 2 को इधर ले जाओगे तो कट जाएगा, इधर नीचे जाएगा और कट जाएगा, यानी कि tan² थीटा बराबर क्या आ गया, tan² थीटा बराबर आपका क्या आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप दोनों पक्षों का क्या कर दोगे, वर्गमूल ले लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3, ठीक। tan थीटा बराबर 1/√3, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि tan 30 की वैल्यू का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, तो थीटा बराबर क्या आ गया आपका, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री। अब tan 2 थीटा निकालना था, तो tan का 2 थीटा का मतलब क्या होगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो tan 60 की वैल्यू ही तो निकालना था, क्योंकि थीटा बराबर 30 डिग्री आपको पता चल गया। तो tan 60 का मान होता है √3, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा, √3। एक बार रिवाइज करके देख लेना, जगह कम होने की वजह से 2 बार हमको लिखना पड़ा मिटा मिटा के। इस तरह से आपको इस कॉन्सेप्ट को करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो कि एक राशि पर 5 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से 30-40 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो राशि क्या है, ठीक है। तो कोई भी अगर राशि है जिसमें 5 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से 30-40 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि राशि यानी मूलधन की बात कर रहा है। देखो आपके पास सब कुछ दिया है, टाइम दिया है 5 वर्ष, रेट दिया है 8 और साथ में 30-40 रुपये साधारण ब्याज दिया है। तो आपको सीधा सा क्वेश्चन है कि मूलधन पूछ रहा है, तो आप इसको सिंपल अप्रोच से भी कर सकते हो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 करके, ठीक है। लेकिन अपन इसको दूसरी तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो ये ब्याज प्राप्त हो रहा है कितना, 30-40, तो अपन को सिंपल तरीके से कैसे करना है, 5 वर्षों में 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज है ना, एक वर्ष में अगर 8% ब्याज है तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, यानी 5 वर्षों का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 40%। और उस 40% की वैल्यू कितनी है, 30-40 दी हुई है, कितनी दी है, 30-40। तो यहाँ से अपन 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, वही मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे समझो, देखो 30-40 जो है बटे 40% की वैल्यू है, और परसेंट के लिए 100 कर दोगे, यानी कि 30-40 बटे 40 करोगे तो 1% की वैल्यू आएगी, फिर 100 कर दोगे तो मूलधन मिल जाएगा। अब काट दो, 0 से 0 ये कटेगा क्या, हाँ 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, यानी कि 76 गुणे 100 यानी 7600 आ गया। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है, जल्द आपको एक बार रिवाइज करके देखना है। तो 7600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है किसी कार्य को x दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 3x दिनों में करता है, एक साथ कार्य पूरा करने में उन्हें 12 दिन लगते हैं, तो x किसके बराबर है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, x दिनों में, बी उसी कार्य को 3x दिनों में करता है, एक साथ कार्य पूरा उन 12 दिन में करते हैं। तो x और 3x से आपको इसने दिमाग दिया है, क्या दिया है, दिमाग। देखो यहाँ पे ये बोला है कि ए और बी की इफ़िशियंसी क्या है, उसकी बात उसने कर दिया है, यानी रेशियो में इफ़िशियंसी क्या है। तो देखो एक सेकंड, अगर ए और बी दोनों मिल के किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, और x की इफ़िशियंसी कितनी बताया है इसने, सॉरी x नहीं, ए की कितनी बताया है, x दिन, और b की 3x, यानी कि रेशियो क्या है, 1 और 3 का रेशियो है दोनों के बीच, ठीक है। ठीक, तो अब एक बात बताओ आप, अगर x जो है किसी काम को कम दिनों में करता है तो इसकी इफ़िशियंसी तो ज़्यादा होगी, x नहीं, बार बार x बोलो, ए की इफ़िशियंसी ज़्यादा हो जाएगी, क्यों हो जाएगी समझो। देखो a है और ये b है, अगर a जो है किसी काम को x में कर रहा और b 3x में कर रहा, इसका मतलब कि इफ़िशियंसी जो होगी ना, जो कम समय में काम करेगा उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, यानी a की क्षमता उल्टा हो जाता है इसका इफ़िशियंसी, और b की क्षमता 1 हो जाएगी,
यानी 3 इधर चला जाएगा और a इधर आ जाएगा, x को मैं भूल जाता हूँ, तो ये इसकी इफ़िशियंसी हो जाएगी। और दोनों मिल के कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, और दोनों की अगर मैं इफ़िशियंसी जोड़ दूँ तो 4 होता है। तो इफ़िशियंसी में दोनों की अगर गुणे टाइम कर दूंगा 12 गुणे 4, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिलेगा। टोटल वर्क कितना है, 48 यूनिट है। तो टोटल वर्क जो 48 यूनिट है, पूछा क्या है कि x किसके बराबर है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, तो x a के लिए है। तो सीधी सी बात है कि 48 जो आपका आया, 48 में अगर इफ़िशियंसी को डिवाइड कर दोगे टोटल वर्क में, तो आपको समय मिल जाएगा 3 एक कम 3, 16 3 48, यानी 16 के बराबर क्या है, x है, यानी 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस शॉर्ट तरीके से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड। बोल रहा है कि a और b नहीं, अल्फ़ा और बीटा होना चाहिए। तो अल्फ़ा और बीटा जो है ना, द्विघात बहुपद f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के क्या है, शून्यक है। तब a स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। आपको पता है कि मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा धन बीटा होता है। अल्फ़ा धन बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, सबको पता है, ठीक है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, और ये होता है सी अपान ए होता है, ठीक है। ये आपकी अवधारणाएं हैं। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू दिया हुआ है, ठीक है, ठीक। और आपसे पूछा क्या है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप ये कर सकते हो, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लेट सपोज क्या है आपका पी है, सीधी सी बात है, लिखा हुआ है पी है, क्योंकि माइनस बी अपान ए करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए है, तो बी की जगह क्या है, माइनस पी है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ए की जगह क्या है, एक लिखा है, तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा जब वैल्यू रखोगे। इसी तरह अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी अपान ए रखोगे, सी की जगह एक है, और एक सेकेंड, हाँ सी की जगह क्यू है, और अपान ए की जगह एक, यानी क्यू आ जाएगा। यानी अल्फ़ा बीटा की आपकी वैल्यू पता चल गई, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पी, अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर क्यू, ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब क्या करना है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा धन बीटा अगर ये है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर, पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद क्या करना है आपको, निकालना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपन ने क्यों किया, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ही तो निकलेगा। तो इसका जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है। अब बराबर किसके है, ये पी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, इस वाले 2 अल्फ़ा बीटा को इधर ले जाना है, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ से ये हट जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू दी है क्यू दी है, यहाँ पे देखो क्यू, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह जैसे ही क्यू रखोगे तो 2q मिल जाएगा, यानी पी स्क्वायर माइनस 2q आपका आंसर हो जाएगा, और पी स्क्वायर माइनस 2q ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को करना है। अगर समझ ना आया हो तो एक बार रिवाइज करके ज़रूर देखो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह केवल 45 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक कितने हैं, यानी मैक्सिमम अंक बताना है, यानी 100% अंक बताना है, यानी कि पूर्णांक कितना है, ठीक है। छोटा छोटा करके उठाते हैं, देखो प्राप्त करना कितना है उसको 40%, पास होने के लिए उसे कितना चाहिए, मिनिमम 40% चाहिए। वो पाया कितना, 45% अंक पाया और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर वो 45 पाया और 5 और पा जाता, यानी 50 पा जाता, तो क्या होता, पास हो जाता। और उसी 50 की वैल्यू कितनी है, 40% दी हुई है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है, अधिकतम अंक। तो कैसे निकालोगे, तो देखो सिंपल तरीके से आप निकालोगे। अगर 50 की वैल्यू कितनी है, बटे 40 है, तो आपको 100 की वैल्यू निकालना है, तो गुणे 100 कर दो, 50 बटे 40 यानी 1% की वैल्यू आएगी, और गुणे 100 कर दोगे 100% की, 0 से 0 कटा, 0 से 0, 4 एकम 4, 25 चौको 100, यानी 25 पंचे 125, तो 125 क्या हो जाएगा, 100% की वैल्यू यानी पूर्णांक। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घनाभ का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का समझते हैं। कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन 756 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 3 नहीं लिखा है, 756 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, ठीक है,
घनाभ का आयतन कितना दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, 756 सेंटीमीटर, एक सेकंड, cm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब दिया है, 756 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये घनाभ का आयतन है। अब कह रहा है कि इसके आधार का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया जो है, एरिया को घना पे किससे डिनोट करते हैं, L इंटू बी से करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी दी है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो 2 नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज़ें दी हुई हैं आपकी, एरिया और वॉल्यूम। अब पूछा क्या है आपसे, ऊंचाई यानी एच पूछा है, एच पूछा है, एच की वैल्यू पूछा है, निकाल लोगे बहुत ईजी तरीके से। देखो आपको पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन आपको पता है क्या होता है, अगर वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू दी हुई है, एक सेकंड, घनाभ की आयतन की वैल्यू कितनी है, 756 दी हुई है, कितनी, 756, और घनाभ का आयतन क्या होता है, सबको पता है LVH होता है, इसमें से H ही तो निकालना है, और L इंटू बी की वैल्यू 108 दी हुई है, ठीक है, तो रख देता हूँ, तो 108 गुणे H, ठीक है, बराबर कितना है, 756 है। अब S निकाल लो, तो इस 108 को इधर ले आओगे तो इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, गुणे में है तो यहाँ से हट जाएगा, तो S की वैल्यू 756 बटे 108 करोगे तो S की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको डिवाइड करते हैं, 18 से हो जाएगा क्या, 18 चौको 72, 3 36, हाँ हो जाएगा, 18 चौको 72, 18 दूनी 36, 18 छक्का 108, 6 एक कम 6, 6 सत्ते 42, यानी 7 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, घनाभ की ऊंचाई आ गई। सिंपल सा घनाभ का आयतन LVH का फॉर्मूला लगा के रख देना था। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वर्तमान में रानी और वाणी की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद रानी की आयु 25 वर्ष होगी, तो वर्तमान में वाणी की आयु बताओ। सबसे पहले रानी और वाणी के लिए मैं क्या करता हूँ, रानी और वाणी की आयु जो है ना 4x और 5x मान लेता हूँ वर्तमान में, ठीक है, ये रानी की है, ये वाणी की है। अब कह रहा 5 वर्ष बाद रानी की आयु 25 वर्ष होगी, तो रानी का कौन सा था, 4x था, तो 5 वर्ष बाद रानी क्या हो जाएगी, तो रानी 5 वर्ष बाद हो जाएगी 4x + 5 हो जाएगी, और इस 4x + 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25 वर्ष दी हुई है। यहाँ से x निकाल लो, क्योंकि फिर वाणी की बता दो, तो x 4x बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, 25 है तो -5 20, तो x बराबर क्या आएगा, 20/4 करोगे तो 5 आएगा। अब निकालना क्या है, वाणी की आयु 5x है, तो x की वैल्यू पुट कर दो, तो 5 × 5 यानी 25 वर्ष, तो ये कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी वाणी की, ठीक है, तो 25 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलो अगला क्वेश्चन है कि बिंदु A माइनस निर्देशांक दिया है A का और B का, और इनके बीच की दूरी। तो कभी भी निर्देशांकों के बीच की अगर दूरी निकालना है दो बिंदुओं की, तो उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखो दो बिंदुओं की दूरी के फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर +/2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में x1/n x2/2 की वैल्यू रख दोगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x1 क्या है आपका -9 है, और x2 क्या है आपका, नहीं x1 -9 है और y1 क्या है -1 है, x2 क्या है तो 3 है, और y2 क्या है 4 है। इस तरह से x1 y1 x2 y2 मान लेना है। मानने के बाद इस फॉर्मूले पे रख दो तो आंसर आ जाएगा। रख के बता देता हूँ, देखो सबसे पहले x2 - x1, x2 क्या है आपके पास, तो x2 यहाँ पे 3 है, क्या है 3, अब 3 - x1, x1 कितना है, तो x1 अगर देखोगे तो माइनस का 9 है, और ये माइनस ये वाला और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 9 हो जाएगा 12, और इसका होल स्क्वायर, देन बाई टू कितना है, तो बाई टू आपका 4 है, और 4 - बाई वन कितना है आपका -1 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये -1 का, तो ये 5 4 ये भी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 4 1 5 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब देखोगे 9 3 12, 12 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 1 5 का स्क्वायर, और साथ में अंडर रूट। अब तो निकाल लोगे आप, तो 12 × 144 5 25, और 144 और 25 कितना होता है, √69 हो जाएगा, 169, और 169 किसका 13 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, 13 आपका स्क्वायर रूट इसका निकल के आ जाएगा, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, इस फॉर्मूले पे रखना था √x2 - x1 का होल स्क्वायर, देन बाई टू - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64, ये थोड़ा सा वो हो गया है, 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, ठीक है ना,
64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है, यानी अब मान लो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछा क्या है आपसे, गोले का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, गोले का आयतन का फॉर्मूला से पहले आपको यहाँ से निकालना क्या पड़ेगा, सबसे पहले अपन गोले के आयतन का फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ अगर गोले का निकालेंगे तो होता है 4 पाई आर क्यूब बटे 3, 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन का फार्मूला। यहाँ पे आपको सब कुछ दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको निकालना क्या, आर की वैल्यू। और आर की वैल्यू किससे निकलेगी, 64 पाई से। कैसे, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पहले देख लेते हैं। यहाँ से आर निकाल के आर इसमें पुट करना है। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 64 पाई दी हुई है। ठीक है, पाई से पाई क्या हुआ, कटा, 4 एकम 4, 16 चौको 64, तो आर स्क्वायर बराबर 16 आ गया। तो आर बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। और इस आर बराबर 4 को कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, 4/3 पाई आर क्यूब जो है ये वैल्यू है उस पर रख दो तो आयतन आ जाएगा। रख देते, आर बराबर 4 आ गया। अब थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ इसको, आर बराबर याद रखना कैसे 4 आया है, देख लिया ना। चलो यहाँ लिख देता हूँ, देखो एक सेकंड, हाँ यहाँ लिख देता हूँ। तो आर बराबर जैसे ही 4 आया आपका, तो इसके बाद यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 तो है ही, और पाई जो है, पाई को आप क्या लिख सकते हो, पाई को लिख सकते हो 22/7 लिख सकते हो, या फिर पाई ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं पाई ही रहने देता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, पाई। और साथ में आपका क्या है, आर क्यूब है। आर का मतलब 4 आया था, 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 64 गुणे 4 करोगे तो 256, 256/3 पाई आपका राइट आंसर होगा। 256/3 यहाँ पे पाई होना चाहिए, तो ये आपका घन सेंटीमीटर नहीं वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी हाँ घन सेंटीमीटर बोलेंगे तो 256/3 पाई आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना था। पहले तो आप आर निकालोगे। आर कैसे निकालोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर रख के आर निकाल लोगे। उसके बाद आर की वैल्यू गोले का जो आयतन होता है पृष्ठ, उस पर 4/3 पाई आर क्यूब पे आर की वैल्यू पुट कर दोगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक, समझ ना आया तो कमेंट करना, फिर बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 16, 17, 18 डॉट डॉट 15 पदों का औसत क्या होगा। तो इसमें से बताना है 15 पदों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि टोटल जितने नंबर हैं उनका योग कर लो और बाद में संख्या। सबसे पहले मैं आंकड़ों का योग कर लेता हूँ। देखो 15 पद की बात कर रहा है, यानी 16, 17, 18 तो है ही, इसके आगे आपका 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे करते करते 15 पद गया होगा। तो मैं मान लेता हूँ n बराबर क्या है, 15। पहले योगफल निकाल रहा हूँ। ठीक है, ए बराबर क्या है, ए क्या होती है, फर्स्ट वैल्यू होती है। ए बराबर क्या है, 16 है। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी 16 में एक गया, 16, 17, ये डिफरेंस कितना है, एक बढ़ रहा तो एक मान लिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, योग निकालने के लिए। तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ से योग निकल आएगा। n क्या है, 15 है, तो 15/2 इंटू 2a कितना है, 16 है, 16 2a कितना हो जाएगा, 32 प्लस n-1, n-1 यानी 15 में गया 14 इंटू डी कितना है, 1 है तो 14 ही लिख दो। अब 32 14 करोगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, 46, और ये कट जाएगा। अगर 46 होगा, अगर मान लो इसको दोनों को 32 14 को 46 लिख देता हूँ जोड़ के, तो कटेगा तो 23 आएगा। तो 15 गुणे 23 क्या हो जाएगा, 15 गुणे 23 आपका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो योग 15 गुणे 23 करोगे तो कितना आएगा, 345 आएगा। अब 345 जो है ना, अब निकालना क्या था, औसत। तो आंकड़ों का योग 345 इधर लिख देता हूँ। ये फॉर्मूले पे रख के आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो 345 आपका योग आया, और बटे आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 15 है, तो 15 कर दो, तो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, यानी 23 आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, औसत। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक 2 पे चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ठीक 2 पे चित्त आने की प्रायिकता कहने का मतलब ये, चित्त होता क्या है पहले ये समझ लो। चित्त अपन बोलते हैं हेड को, हेड को क्या बोलते हैं, चित्त बोलते हैं। किसी भी सिक्के में हेड को चित्त और टेल को पट्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चित्त आने की, तो 3 सिक्कों, जब देखो प्रायिकता होता क्या है, तो प्रायिकता होता है कि अनुकूल परिणाम। प्रायिकता को पहले समझ लो होता क्या है, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे
टोटल, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, तो टोटल क्या होगा, प्रायिकता P बराबर मान लेता हूँ, टोटल कितना होगा, तो टोटल जो इसका हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका 8। क्यों होगा टोटल, याद रखना, मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सिक्के में होते कितने हैं, 2 पहलू होते हैं, तो चिट या पिट। अगर एक सिक्का उछालता तो 2 की पावर 1 लेते तो टोटल कितना होता, 2 होता। अगर 2 सिक्का उछालता तो 2 की पावर 2 लेते, टोटल कितना होता, 4। अब उछाल कितना रहा, 3 सिक्का, तो 2 की पावर 3, जितने सिक्के उतनी पावर 2 की, 8 आ जाएगा। यानी टोटल आपका क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब ऊपर अनुकूल क्या आएगा, देखो अब दिमाग लगाओ कि कोई सिक्का है उसमें अगर 2 चित्त आ रहा है, यानी 2 आपके हेड आ रहे हैं, तो कब आ सकते हैं हेड, तो इसकी 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो हेड हेड टेल हो जाए, या फिर आपकी टेल हेड हेड हो जाए, या फिर हेड टेल हेड हो जाए। 3 ही कंडीशन आपकी बनेगी जिसमें कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो यहाँ पे अनुकूल वो परिणाम क्या हो गया, 3 हो गया। और टोटल मैंने बता ही दिया कैसे निकालते हैं, तो प्रायिकता क्या आ गई, 3/8 आ गई, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पूरा सेगमेंट। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा स्लो हो गया हो, तो आप इसको रिवाइज़ करके देख लेना अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो। बाकी कैलकुलेशन आप खुद से करना, मैंने ज़्यादा जोर यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने पे दिया है, ना कि कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन में थोड़ा सा राइटिंग एरर हो सकता है क्योंकि जगह कम होने के कारण। और बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना सजेशन ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।